मैं तो इवन ये कहता हूँ रजब भट्ट की जो पॉपुलैरिटी है सियासत में आना चाहिए उस बंदे को। इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत सी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ले ली, उसकी बहन क्या कह रही है, उसकी बीवी क्या कह रही है, वो अब अपने व्यूज़ ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ गए वो। ये वीगो कल्चर है क्या असल में? तो अब ये फैमिली व्लॉगिंग भी थोड़े अरसे तक आपको जो अपने घरों की प्राइवेसी को कुर्बान कर कर लोगों को ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो आ रहा है आने दो। अब इसमें पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर हैं इरफान जुनेजो। अब सवाल ये बनता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। रजब भट्ट, डकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी, क्या ये लोग माशरे का कैंसर बन चुके हैं? क्या यही माशरे में सारी फसाद की जड़ हैं? इनके इतने ज्यादा व्यूज कहां से आ रहे हैं? कौन इनको दे रहा है मिलियंस में व्यूअरशिप, मिलियंस एंड मिलियंस? पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगर्स दिन ब दिन क्यों छा रहे हैं? इनके राइज की वजह क्या है? और क्या माशरे में सारे फसाद की जड़ यही लोग हैं? क्या एल्गोरिदम इनको सपोर्ट कर रहा है? क्या आपको भी फैमिली व्लॉगर बन जाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम फैमिली व्लॉगिंग के मसले पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग इतने कामयाब क्यों हो रहे हैं और क्या पाकिस्तान में कामयाबी की कुंजी यही रह गई है। इस हवाले से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे जो कह रहे थे कि इस मसले पर भी बातचीत करें। ट्रम्प को तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, आज फैमिली व्लॉगिंग को भी देख लेते हैं। नवंबर 2019 की बात है और हम सारे यूट्यूबर्स लाहौर में एक जगह पर बैठे हुए थे। ये वो यूट्यूबर्स की लॉट है जो पुराने यूट्यूबर्स समझे जाते थे। उसमें कराची के यूट्यूबर्स थे, लाहौर के थे और इस्लामाबाद के थे। और उसमें हमारा एक लेजेंडरी दोस्त था सैयद मुजम्मिल हसन जैदी, उसने बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन की थी। वहाँ पर कराची के जितने भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड यूट्यूबर्स बैठे हुए थे, जो व्लॉगर्स थे, बड़ी अच्छे स्किट्स वगैरह बनाते थे, उनको मुजम्मिल साहब ने वार्न किया कि आप लोगों का टाइम ख़त्म होने वाला है। और उस वक़्त कोविड भी नहीं आया था। मुजम्मिल ने उस वक़्त प्रेडिक्ट किया था कि टिकटॉकर्स का राइज़ हो रहा है और आप अपनी खैर मनाएं, आपकी तो उम्रें भी अब बड़ी हो रही हैं, अब आप दाढ़ियों वाले हैं और आप जब फ़नी हरकतें करते हैं, आज तो लोग आपको देख लेंगे लेकिन कल उस तरह की व्यूअरशिप नहीं रहेगी। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। और 2020 में हमने देखा कि किस तरह वो टिकटॉकर्स जिनका राइज इतना होना था वो उतना हो गया। और जो पुराने यूट्यूबर्स थे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो अब अपने व्यूज़ ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ गए वो, और अब वो ज़्यादातर अपने बच्चे ही संभाल रहे हैं। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है आपके पास कि अगर आपने टाइम के साथ डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, अगर आप इवॉल्व नहीं होते तो आप मार खा जाते हैं। इस वक्त दौर है फैमिली व्लॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, और एल्गोरिदम भी शायद इनको भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि अवाम को इतना गुस्सा क्यों इन पर चढ़ता है। हर बच्चे से बात करो, किसी से भी बात करो, वो यही कहता है कि यार मैंने व्लॉगर बनना है, मैंने पैसे कमाने हैं, इसमें बुराई क्या है? पैसे वो कमा रहे हैं, मिडिल क्लास से उठकर ऊपर आए हैं, गाड़ियां उनके पास, बंगले हैं, यही तो ड्रीम लाइफ है आजकल के बच्चों की। इसमें कैसा एतराज? यही तो हम सब चाहते थे कि पैसा कमाएं, गाड़ियां लें, एक्सपेंसिव घर बनाएं, फॉरेन टूर्स करें। इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है? और अपने माँ बाप को एक सुख की जिंदगी प्रोवाइड करें। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स अच्छा काम भी कर रहे हैं। रजब भट्ट को देख लें किस तरह वो फलाही काम कर रहा है, बहुत से यतीम बच्चों का भी वो सहारा है, कई गरीब लोगों को वो बर्गर्स खिलाता है और किस तरह अपने फैंस के साथ मिलता है। मतलब बुराई किधर है? मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जिस लेवल की क्रिटिसिज्म हो रही है इन पर, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है उतनी ही ज़्यादा व्यूअरशिप है। आखिर ऐसा क्यों यार? इतनी मुनाफकत क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों को पसंद है घरों की लड़ाइयाँ देखना। घरों में क्या चल रहा है, उसकी बहन क्या कह रही है, उसकी बीवी क्या कह रही है। पहले इस कमी को पूरा करने के लिए ड्रामे बनाए गए। हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स को पता था कि हमारी आवाम ऐसी कंटेंट की दीवानी है। और ये काम तो बड़े अरसे से शुरू था, 30-40 साल हो गए थे इस ट्रेंड को कि जी घरों की स्टोरीज। और फिर आप देखें वो जो नॉवेल्स में स्टोरीज पढ़ती थी हमारी बहनें,
वो भी कुछ इसी किस्म की होती थी। तो जब वो रियल लाइफ में रेप्लिकेट हो रही हैं, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। और सलाम है इन यूट्यूबर्स पर जो अपने घरों की प्राइवेसी को कुर्बान कर कर लोगों को ये इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरफ आपके बड़े बड़े जो टॉप चैनल्स हैं, ARY, हम, जियो, ये आपको स्क्रिप्टेड ड्रामास दिखाते हैं जिसमें लोग एक्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों का कमाल ये है कि इसमें सारे कैरेक्टर्स रियल होते हैं। थोड़ी बहुत एक्टिंग ज़रूर होती है, लेकिन ऑब्वियसली कोई प्लान्ड स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई डायलॉग्स, कोई स्क्रीन प्ले नहीं होता। जो कैमरे के आगे होना है वही होना है। ये जो नशा है ना हमारी आवाम का कि घरों के अंदर झांक कर देखना है, उसकी वजह से इनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। और एल्गोरिदम को भी पता है कि मैंने किस चीज़ को कितना बूस्ट देना है, और जब वो देखता है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो उस चीज़ के व्यूज़ बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग नहीं देखते, एक वो भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो नहीं देखती इसको। अब रजब भट्ट की बात करें तो वो पाकिस्तान का शायद इस वक्त टॉप यूट्यूबर है जिसकी डेली 5 मिलियन की व्यूअरशिप है। तो 5 मिलियन के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो नहीं देखते। कुछ यूनिक व्यूअर्स होते हैं, कुछ ओल्ड व्यूअर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो नहीं भी देखती, तो वो उसको तनकीद भी करती है, तनकीद का निशाना भी बनते हैं। अब जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनका ज़्यादातर मुद्दा है पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार से रिलेटेड, कि जी आप अपने व्लॉग्स में क्यों माओ बहनों को दिखा रहे हो, क्यों औरतों को दिखा रहे हो, क्यों बेडरूम्स की स्टोरीज शेयर कर रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ हमारे माशरे में इतनी पजीराई हासिल नहीं करती कि आप अपनी औरतों को दिखाओ। माशरे में उस हवाले से एक नेगेटिव सेंटिमेंट ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ वो ऑडियंस भी है जो कि चस्के लेना चाहती है कि घरों में क्या हो रहा है, इसलिए फिर उनको व्यूज़ भी मिलते हैं और एल्गोरिदम भी उनको सपोर्ट करता है। एक ये बहुत बड़ी रीज़न है कि इनके व्यूज़ आते हैं। अब दूसरी तरफ हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें जहाँ पर काफ़ी हद तक हमारी ज़ुबान सेम है, हम उनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो हमारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वहाँ पर जो व्यूइंग बिहेवियर्स हैं ऑडियंस के, वो थोड़े से चेंज हैं। वहाँ पर भी हर तरह का कंटेंट देखा जाता है, ये नहीं मैं कह रहा वहाँ पर सिर्फ अच्छा ही कंटेंट देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर अच्छा कंटेंट देखने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। अगर हम रेशो वाइज बात करें, अब ध्रुव राठी को देख लें, वो रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता है, उसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। वहाँ पर भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, लेकिन वहाँ पर उनको उस तरह पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में शायद स्टार प्लस उसकी कमी को पूरा कर रहा है और YouTube उसको रेप्लिकेट नहीं कर सका। YouTube में मैं देखता हूँ कि भारत के बहुत से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं वो ऊपर आते हैं, और जो सीरियस बात करने वाले हैं वो भी आ जाते हैं, और बहुत घटिया किस्म की रील्स भी होती हैं, वो भी चल रही होती हैं। आप YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन पे जाएं अभी, तो आपको भारत की 3rd क्लास लेवल की शॉर्ट्स मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस। और वही सारा दिन पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर ये जो आपके अंकल्स हैं जो सड़कों पर बैठे होते हैं, ये जो आपकी वर्किंग क्लास होती है, जब उनको कोई काम नहीं होता वो उसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है घटिया कंटेंट की। लेकिन इंडिया में फ़र्क ये है कि ध्रुव राठी रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता है तो 10 मिलियन व्यूज़ लेता है, और पाकिस्तान में अगर कोई चैनल रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता है तो वो 1 लाख व्यूज़ भी बमुश्किल हासिल कर पाता है। ये है व्यूइंग बिहेवियर, क्योंकि एल्गोरिदम को भी पता है कि किस जगह पर क्या चीज़ देखी जा रही है, लिहाजा वो उसको ज़्यादा बूस्ट करता है। और वही टिकटॉकर्स जिनको सारा दिन अंकल्स देख रहे होते हैं टिकटॉक और फेसबुक पर, जो आपके जेन ज़ी और टीनेजर्स हैं, वो यूट्यूब पर उन टिकटॉकर्स को देख रहे होते हैं, और ज़्यादातर इनकी ऑडियंस बच्चे होते हैं। आप देखें इनके व्लॉग्स में जब भी इनके फ़ैन वगैरह मिलते हैं, सिस्ट्रोलॉजी के, रजब भट्ट के, डकी भाई के, इन तीनों की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर इनके फैंस बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये चीज़ हमने समझ ली कि इनको व्यूज़ तो आएंगे क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की साइकी है। अब जब इतनी बड़ी एक ऑडियंस इन्होंने डेवलप कर ली है, यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अच्छी चीज़ें दिखाएं लोगों को। रजब भट्ट ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, और लोगों की नज़र में ये जब बच्चे इनको देख रहे होते हैं, ये इनके लिए एक कार्टून कैरेक्टर्स हैं। उसमें जो भी हैं डोगर शोगर, वो एक कार्टून कैरेक्टर्स की तरह बच्चे एंजॉय करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सा एलिमेंट रियलिटी का भी होता है। तो जहाँ पर आप अच्छे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर ये बहुत सी बुरी एग्जांपल्स भी सेट करते हैं। मसलन कई इन ब्लॉगर्स में से मैं देखता हूँ बड़े फ़ख्र से बताते हैं हम लेट उठे, आज हम 4 बजे उठे। ये आप ये बच्चों को बता रहे हैं कि कामयाबी के साथ लेट उठना एसोसिएट कर दिया गया है कि जी कामयाब हो आप तो 4 बजे उठो, इसके अलावा आप पंक्चुअल नहीं हो।
एक ये भी कामयाबी के साथ ये जोड़े हैं इस तरह के लोग, मतलब ये इन्फ्लुएंशियल लोग जिन पर जिम्मेदारी होती है कि जी टाइम 2 बजे का था इवेंट का तो मैं 4 बजे पहुंचा हूँ। एक ये बहुत बड़ी एक खराबी है, इसको सही किया जा सकता है। फिर ये अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिखाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस फेक तरीके से बनाते हैं। अब आप देखें रजब भट्ट की शादी पर जितना पैसा लुटाया गया, जितना पैसा शादी पे लुटाया गया है, लोगों के पास टोटल उतना पैसा होता है शादी पे स्पेंड करने के लिए, और बाज़ औक़ात उससे भी कम। यहाँ पर लोग अपनी जवानियाँ गुजार देते हैं 10 लाख जमा करते करते कि जी मैंने शादी करानी है, 10 लाख 15 लाख, उतना उनकी सलामियाँ उनको उतनी मिल जाती हैं, तो वो चीज़ वो उसको दिखाते भी हैं। तो ये चीज़ माशरे में एक बेचैनी क्रिएट करती है, लड़ाइयाँ पैदा करती है आप कपल्स के दरमियान और फैमिलीज़ के दरमियान कि यार उसने तो इतना दिया था और आप क्या दे रहे हो, उसने तो इतने सोने के सेट दिए थे और आप क्या मुझे दे रहे हो। आप फॉरेन टूर्स मारते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसका आप व्लॉग करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिखावे का एलिमेंट कम होना चाहिए। एक्सपेंसिव कार मैंने ले ली, सबसे पहले मैंने ले ली, तो यार अगर सबसे पहले ले लिए कौन सा तीर मार लिया आपने। आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ले ली, लेकिन इसमें फ़ख्र की क्या बात है कि पहली गाड़ी फलाने मॉडल की आपके पास आई है। इसको आप थोड़ा सा स्लो डाउन करें। आपकी ऑडियंस है, बच्चे देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं, आपको माशरे के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। हर वक्त एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव कार्स, दुबई टूर्स, कामयाबी का स्टैंडर्ड आपने मटीरियलिज्म के साथ जोड़ दिया है कि अगर महंगी चीज़ें हैं तो कामयाबी है, नहीं तो कुछ नहीं है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए यही स्टैंडर्ड सेट हो रहा है कि सिर्फ महंगी चीज़ें होनी चाहिए, वही कामयाबी है, बाकी सारी इखलाकियात जाएं भाड़ में, सारी मॉरल वैल्यूज़ बहुत पीछे रह गई हैं। और एक और चीज़ इन यूट्यूबर्स को जहन में रखनी चाहिए कि इनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ये पब्लिक फिगर हैं और इन पर क्रिटिसिज्म भी होगा। क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करना चाहिए जब आपकी इतनी फॉलोइंग होती है। यू आर प्रोन टू क्रिटिसिज्म। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं आप अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं। जब भी हम आपके व्लॉग्स में देखते हैं आपको छोटे बच्चे सलाम करने आते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चों टाइम पे उठना बड़ी अच्छी बात है, गरीबों को खाना देना जैसे आप देते भी हैं वो बड़ी अच्छी बात है। एक अच्छी एग्जांपल भी आपने सेट कर दी। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें हैं कि जी लेट उठना या बड़ों से बदतमीज़ी से बात करना या टाइम पर ना पहुंचना या महंगी गाड़ी सबसे पहले ले लेना, ये कोई अचीवमेंट्स नहीं है। इनको कामयाबी के साथ प्लीज़ मत जोड़ें, क्योंकि आपकी एक ऑडियंस है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और जो आप एक फेक एक्सपेक्टेशन जनरेट कर रहे हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। वैसे ये कसूर सिर्फ इनका नहीं है, इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत सी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी एक फेक ऑरा क्रिएट किया हुआ है लड़कियों के ज़हनों में कि लाइफ ऐसी होती है, इससे परफेक्ट लाइफ तो हो ही नहीं सकती, लिहाजा बहुत सी लड़कियां उनको फॉलो कर रही हैं। एक तरफ उधर दिमाग ख़राब हो रहा है लड़कियों का और दूसरी तरफ यूट्यूबर्स में ऑब्वियसली मेल ज़्यादा हैं तो मेल बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है। इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आयरनी है कि जिस चीज़ पर आप लोग तनकीद करते हैं उसी चीज़ को आप ज़्यादा व्यूअरशिप भी देते हैं। क्यों, उसकी रीज़न मैंने बता दिया कि हमें वैसे ही इनहेरेंटली शौक है कि देखने का कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है। और इसमें इकॉनमी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। हमारी इकॉनमी जो हमारा पूरा सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है उसने ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं कि पावर को सलामी की जाए, पावर को सलामी, पैसे को सलामी। अगर आप महंगी चीज़ दिखा रहे हैं, दुबई का टूर दिखा रहे हैं, तो वो उसको हमेशा ज़्यादा ही लाइक्स मिलेंगे। इसी से आपकी ब्यूरोक्रेसी ख़राब हुई है, इसी से आपकी पॉलिटिक्स ख़राब हुई है, इसी से आपके बिज़नेस लेन देन वाले मामला ख़राब हुए हैं। मतलब पॉलिटिक्स का असल मकसद था अवामी खिदमत। 1970s के जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे 70s तक, वो लोगों के साथ चला करते थे, जनाजों में शरीक होते थे, लोगों से बातचीत करते थे, महलों में आते थे, मतलब आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। ये 80s के बाद जब से अमरीकी डॉलर्स आए हैं, ज़ियाउल हक साहब ने जो CIA से पैसे लिए थे उसकी वजह से माशरे में बड़ा एक बिगाड़ पैदा हुआ है और लैंड क्रूज़र वाले को सलाम हमने पेश करना शुरू किया। ये मेंटालिटी बनना शुरू हुई और आज आप देख लें वो 80s से शुरू होने वाला कल्चर वो आपकी मुल्क की जो अशराफी है उसने फैलाया ये कल्चर। आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। ये वीगो कल्चर है क्या असल में? ये वीगो कल्चर यही है, पावर को सलामी और गरीब को नीचे कुचल दो। और ये चीज़ यूट्यूबर्स को बिल्कुल नहीं आइडियलाइज़ करनी चाहिए कि जी मैं डाले पर जा रहा हूँ और जी मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मैं किसी को भी चुकवा सकता हूँ, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। नहीं, ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए।
अभी हम कुछ लड़ाइयाँ भी देख रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कानूनी मैटर्स हैं, उन पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि इतना दिखावा, इसमें फ़ायदा क्या है? अब इसमें पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर हैं इरफान जुनेजो, उनका इस बारे में बड़ा ज़बरदस्त टेक है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि यार माशरे में बुराइयां हमेशा से मौजूद रही हैं, हमेशा से गलत चीज़ें, जैसे अगर आप कंजम्पशन की बात करें, ज़्यादा चीनी खाना, जंक फूड खाना, कोला पीना, ये सारी डेंजरस चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए। तो ये माशरे में मौजूद हैं, आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते। आप किसी हद तक एहतजाज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपका काम है इनसे बचना। तो ये हमारा काम है और वालिदैन का ये काम है कि अपने बच्चों को लिमिटेड तरीके से इस कंटेंट के सामने एक्सपोज करें। एक टाइम होना चाहिए और उनको कार्टून कैरेक्टर्स की तरह लें, उनको रियल लाइफ एस्पिरेशंस ना बनाएं। जैसे मेरी यूट्यूबर्स वगैरह से रिक्वेस्ट है, जब वो चीज़ें अपनी अच्छी कर रहे होंगे तो साथ ही अगर कोई देख भी रहा है इस कंटेंट को, लेकिन लिमिटेड देखे और अपने बच्चों को उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाएं प्लीज़। जुनेजो की ये बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि ये वालिदैन की तरह हैं, मतलब गलत चीज़ तो आएगी माशरे में, लेकिन उसको रोकने के लिए भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ना। कुछ चेक एंड बैलेंस तो इंसान ने अपनी ज़िंदगी पर भी लगाने होते हैं, कुछ फ़िल्टर्स लगाने होते हैं कि यार मैंने इसको कितना देखना है, कब देखना है और क्यों देखना है, और किस तरह फ़िल्टर करके देखना है, बच्चों को किस तरह कंटेंट दिखाना है। बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल फ़ोन्स दिए हुए हैं और हम कहते हैं कि जी बच्चे ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें, हमें वालिदैन को कोई परवाह ही नहीं रहेगी कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं। तो जिस तरह अगर समझदार वालिदैन अपने बच्चों को ज़्यादा जंक फूड खाने से रोकते हैं या चीनी से, वो खुद जो शुगर पेशेंट्स चीनी नहीं खाते, इस तरह आपको भी इस पर कुछ लिमिट लगानी होगी कि कितना कंटेंट आपने देखना है कितना नहीं। माशरे में हर तरह की चीज़ आएगी, अच्छी भी बुरी भी। हमने खुद अपनी ज़िंदगी में स्टैंडर्ड सेट किए ही नहीं है। माशरा बेराह रवी की तरफ चल पड़ा हुआ है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है कि लोग खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकें या अपने बच्चों को समझा सकें। वो जो एक कहते हैं ना आप इखलाकी इक़दार हुआ करती थी, कोई मॉरल वैल्यूज़ या सेट ऑफ वैल्यूज़ हुआ करते थे, लोग अब उनको फॉलो नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं जो आ रहा है आने दो, बस एंजॉय होना चाहिए, वाइब्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही चीज़ आपको तबाही की तरफ लेके जा रही है। पूरा माशरा तबाह हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और इसी वजह से करप्शन भी प्रमोट होती है। हुकूमत की ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो फिर आप पैसे को ही आइडियलाइज़ करेंगे। और मैं इनको बिल्कुल ईवल नहीं कह रहा इन फैमिली व्लॉगर्स को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दुरुस्त करके ये लोग अच्छी एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। क्योंकि हमने बाहर के भी तो हम देखते हैं व्लॉगर्स, ये लोगन पॉल, जेक पॉल, ये भी सारे अपने घरों की ज़िंदगियां दिखाते थे। ये सारी चीज़ें असल में तो उधर से आई हैं, फिर इंडिया में बहुत से आए, पाकिस्तान में तो अब चीज़ ये शुरू हो रही है। और देखा जाए तो एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि जी मिडिल क्लास से लोग उठ रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उसमें कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब हुकूमत का भी कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हुकूमत को भी अच्छी चीज़ें प्रमोट। हुकूमत क्या करती है कि जो उठ रहा होगा ना, चढ़ते सूरज को सलामी, उसको बुलाना शुरू कर देते हैं अपने इवेंट्स में। हालांकि हुकूमत को चाहिए यहाँ पर को गाइडेंस दे, माशरे को गाइड करे, यूट्यूबर्स को गाइड करे, लेकिन हुकूमत वही कानून साजी करती है जो हुकूमत के अपने फ़ायदे के लिए होती है, जो हुकूमत को जिससे बेनिफिट होता है। तो हुकूमत से भी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने से रख सकते हैं कि हमने अपने आप को किस तरह कंट्रोल करना है, बच्चों को किस तरह हमने लिमिटेड तरीके से इसका एक्सपोजर देना है। और हम अपने यूट्यूबर जो हमारे साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़रा हाथ हौला रखो, अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, अब आपका काम है आप फलाही कामों में जाएं, आप लोगों की मदद करें। और मैं तो इवन ये कहता हूँ, रजब भट्ट की जो पॉपुलैरिटी है, सियासत में आना चाहिए उस बंदे को, जिस लेवल की पॉपुलैरिटी है। और चलो सियासत में नहीं भी आना, अगर आपने अपने आप को नहीं कंट्रोवर्शियल ज़्यादा बनाना, तो आप फलाही काम करें, अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। और अपनी फैमिली को दिखाना या ना दिखाना, इस पे लोग क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन ये उनका अब अपना एक फेल है, अपना डिसीजन है, हम उसको रोक तो नहीं सकते। हम खुद रुक सकते हैं जिसको मतलब नहीं पसंद, और अगर आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे। इरफान जुनेजो ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि मैंने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद
व्लॉगिंग में यही होता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल दिखानी होती है। तो उन्होंने कहा कि बीवी उसमें एक मेन एक किरदार था मेरी ज़िंदगी का, तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करूँगा। तो ये हर एक का अपना अपना डिसीजन होता है, किसने दिखाना है फैमिली, किसने नहीं दिखानी। इस पर आपकी और मेरी परेशानी नहीं बनती, परेशानी इस पर बनती है कि इससे हमारे माशरे पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं जनरेट हो रहा, या इससे आप उनको एक ड्रामा कैरेक्टर के तौर पर लें लेकिन उससे इन्फ्लुएंस मत हो। जिस तरह हम ड्रामास देखते हैं बिल्कुल ड्रामास की तरह उन्हें देखें, कार्टून कैरेक्टर्स की तरह उनको एंजॉय करें। और एंड पर मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। मुझे भी तकरीबन 7 साल हो गए हैं यूट्यूब पर। मैं भी वन ऑफ द अर्ली यूट्यूबर्स में से था पाकिस्तान के। और न्यूज़ कैटेगरी की बात करें, एक्सप्लेनर वीडियोज़ में पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोग ही थे। द वाइट साइड सबसे पहले पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कवर करता था, और आज की जो जर्नी है वो आपके सामने है। हमें एल्गोरिदम ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह फैमिली व्लॉगर्स को किया है। अब सवाल ये बनता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए? मेरा मशवरा होगा बिल्कुल नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी फैमिली दिखाने से तो मुझे कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन मैं ये बताऊं कि हर ट्रेंड कुछ सालों बाद चेंज हो जाता है। जिस तरह हमारा दोस्त मुजम्मिल 2019 में इंटरटेनमेंट ब्लॉगर्स को वार्न कर रहा था कि तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है, टिकटॉकर्स का राइज होने वाला है, तो वही हुआ। तो अब ये फैमिली व्लॉगिंग भी थोड़े अरसे तक आपको रिडंडेंट होती भी नज़र आएगी, और अगर ये चलती भी रही तो नए चेहरे सामने आएंगे। हमेशा यही होता है। आप मेन स्ट्रीम शोबिज़ इंडस्ट्री को भी देख लें और आप यूट्यूबर्स को भी देख लें, तो जो पुराने यूट्यूबर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए यूट्यूबर्स से। तो इस वक्त यूट्यूब पर आना और इस तरह के काम करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है कि जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया हुआ है उसको आप बीट नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि मेरा तो यही मशवरा होगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कि ये बड़ा कुत्ता काम है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर आपने कुछ करना भी है तो आप अभी जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी तालीम है, आप उस पर फोकस करें। और बेस्ट यही है कि आप अच्छी जॉब करें, जॉब का एक्सपीरियंस लेके बिज़नेस की तरफ आएँ, अपना काम करें। ये जो डिजिटल कंटेंट है पाकिस्तान में रहते हुए इसका कोई ख़ास ज़्यादा स्कोप नहीं है। जितने इंटरनेट पर बैन्स यहाँ पर लगते हैं, जितनी यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ों की कमी है, और जिस तरह यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंटेंट को बूस्ट किया जाता है, अच्छे कंटेंट बनाने वाले का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है पूरे सिस्टम से, पूरे इकोसिस्टम से। आप पर पाबंदियां हैं। यूएस की पॉलिटिक्स पर बात करो, हम करना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब उसको रोकता है। फ़लस्तीन पर बात करो, यूट्यूब उसको सप्रेस करता है। पाकिस्तान में जो इन्फॉर्मेशन वाले यूट्यूबर्स हैं उनका तो कोई हाल नहीं है, वो आपके सामने ही है पाकिस्तान में क्या चीज़ चल रही है। भारत में ज़रूर है इसका स्कोप। भारत में मैं देख रहा हूँ कि वो यूट्यूबर्स जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं वो दिन ब दिन बढ़े हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान में हमारे चैनल के अलावा कौन इतना डिटेल में जियो पॉलिटिक्स कवर करता है, या दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कोई भी नहीं। तो इस हवाले से मेरा मशवरा यही होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक फील्ड को फॉलो करें, उस पर फोकस करें और उस डोमेन में अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं, तालीम हासिल करें। एक ये भी नैरेटिव फैला हुआ है कि जी तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं, यूनिवर्सिटियाँ जंग पढ़ा रही हैं। ये किसी हद तक तो बात ठीक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन से ही दूर हो जाएं। जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको अवेल करे। अगर किसी के पास यूनिवर्सिटी जाने का मौका है वो उसको अवेल करे। कोई कोर्स करना चाहता है वो करे। कोई किसी ने डिप्लोमा करना है वो करे। लेकिन ये बड़ा टफ काम है। इस काम में मैं अब उस तरह किसी को आने के लिए वो नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा साफ कंटेंट के लिए। हाँ, अगर आपके पास है कोई क्रेज़ी आइडिया जिसे आप समझते हैं कि आप भी एक ऑडियंस बना सकते हैं तो आप आ जाएं। लेकिन वही बात है कि पिछले मैंने 3-4 सालों में देखा है जो सिंपल जो न्यूज़ को कवर करते थे, लोकल पॉलिटिक्स को, बिल्कुल किल हो चुके हैं चैनल। बहुत से इंटरटेनमेंट के जो फ़नी स्किट्स बनाते थे वो फारिग हो चुके हैं चैनल्स। नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो फैमिली व्लॉगिंग का चल रहा है। आप फैमिली व्लॉगिंग में आएंगे, आप उसमें भी नहीं चलेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 10 से 12 हैं फैमिली व्लॉगर्स, उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया हुआ है। मतलब आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? ये फैमिली व्लॉगर्स दिन ब दिन क्यों छा रहे हैं? क्या इनको एल्गोरिदम सपोर्ट कर रहा है या हमारी सोसाइटी? क्या पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगर्स अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे, या चीज़ें आपके ख्याल में मज़ीद ख़राब होंगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।